एमबी एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि हमें कितने प्रकार के नंबर पढ़ने हैं। जहाँ पे हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा पहला था। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बना होता है। और हमने फिर देखा था रियल नंबर जो होता है वो दो चीज़ों में बांटा जा सकता है। जैसे हम एक को कहते हैं परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर यानी जिसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक को कहते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं, और दूसरा हो गया भिन्न संख्याएं यानी कि फ्रैक्शंस। फिर हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक और जीरो को मिलाकर के पूर्ण संख्या कहा जाता है। यदि मैं पूर्ण संख्या में से जीरो को अलग कर लूँ तो बाकी बची हुई संख्या जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगी वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। तो आज हम सबसे नीचे से शुरू करेंगे, नेचुरल नंबर से। चलिए, हम पहला हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? देखिए, जैसे कि इसका नाम है, इसके नाम से याद करेंगे हम। इंग्लिश का एक वर्ड है नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है प्रकृति। ये एक नाउन है जिसका मतलब है प्रकृति। तो आप इसको इस नाम से याद रख सकते हैं। इससे जो एडजेक्टिव बना हमारा नेचुरल, नेचुरल मतलब होगी प्राकृतिक। यानी आप ऐसे याद रखिए कि प्रकृति में किसी भी चीज़ की संख्या को गिनने के लिए हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं, ना कि जीरो से। भाई, हमें किसी वस्तु की गिनती आरंभ करनी है तो हम पहले तो कहेंगे नहीं कि जीरो, फिर एक, फिर दो, तो जीरो नहीं आता। इस मतलब हम किसी भी की काउंटिंग शुरुआत कहाँ से करते हैं? एक से। एक कोई भी वस्तु है तो एक, दो, तीन ऐसे काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि नेचुरल नंबर ऐसे नंबर हैं, यानी नेचुरल मतलब हो गया, समझ लीजिए नेचर। नेचर में जो वस्तुएं हैं या जो जीव हैं उनकी काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और एक के बाद एक के क्रम में आगे बढ़ती हैं। जैसे एक के बाद दो, दो से तीन, तीन से चार, यानी क्या है? क्रमिक रूप से हर अगली संख्या पिछली वाली संख्या से एक अधिक होती है। तो इसका किसी भी संख्या के, देखिए, इसका हम n वां नंबर कहें तो क्या होगा? n ही होगा। भाई, n वां नंबर क्या होता है? n वां नंबर ये होता है कि भाई आप समझ लीजिए कि वहाँ पे अगर हम गिनती के, जैसे पहला नंबर कहते हैं एक हुआ, दूसरा दो हुआ, ऐसे पाँचवें नंबर पे पाँच हुआ, तो यहाँ पे ऐसे n वें स्थान पर जो संख्या होगी वह n होगी। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यानी इसकी विशेषताएं क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में विशेषताएं क्या है। तो ये प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। पहली है किसी भी नेचुरल नंबर के ठीक बाद में आने वाला नंबर जो होगा उस नेचुरल नंबर का सक्सेसर कहलाता है। सक्सेसर, या आप यही कह लीजिए क्रमागत। ठीक है, क्रमागत यानी जो अगला नंबर जो आएगा उसके बाद का सक्सेसर मतलब होता है बाद में आने वाला। बाद में मतलब कि इसके बाद ये आएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो यानी हमारा अगर एक नेचुरल नंबर हम कह रहे हैं n है तो इसका सक्सेसर जो होगा उसे n प्लस से दर्शाया जाता है। देखिए, n प्लस मतलब n में समझ लीजिए एक जोड़ने के बाद ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर एक एक करके बढ़ता है। तो n प्लस का मतलब क्या है कि भाई जो ये संख्या n थी, n प्लस का मतलब हुआ n संख्या जो n है उसका सक्सेसर, यानी n में एक जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो कहलाएगी n प्लस। इससे हम दर्शा रहे हैं, और इसको क्या करें? n का सक्सेसर। तो ये समझ लीजिए, पहली बात तो ये है। तो हम सक्सेसर की बात करेंगे तो इसका मतलब है, जैसे हम 5 का सक्सेसर कहें तो क्या है? 6 है। 10 का सक्सेसर कहें 11 है। तो भाई अगर हमने कहा कि n, जैसे हम n कह रहे हैं ना, तो n का मतलब अगर हमने दे दिया कि भाई 10, तो 10 का सक्सेसर क्या आप दिखाएंगे? n प्लस कितना होगा? 11 होगा। तो ये सक्सेसर कहलाता है। यानी किसी भी संख्या, जैसे हम 10 का पूछें, अगर 15 का पूछें तो 16 हो जाएगा। तो किसी भी नेचुरल नंबर का सक्सेसर जो होगा वो उससे अगला नंबर होगा, यानी उसमें एक जोड़ने पे प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अगर हम n का पूछें
तो n का सक्सेसर n प्लस क्या होगा, n में एक जोड़ के मिलेगा। चलिए ये बात जाननी है। अगला देखते हैं, अगला क्या प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी हमारी है, अब जो है जो हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हमने क्या कहा, नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है और एक एक क्रम में आगे बढ़ता हुआ अगर हम बढ़ते रहें तो अगर n नंबर पता करें तो n हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे इन नेचुरल नंबर्स को लेकर के कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। जैसे एक नियम है, देखिए क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ को हिंदी में कहते हैं संबरक नियम। अब संबरक नियम क्या होता है, मान लीजिए दो नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, मान लो हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं, एक है ए, एक है बी। अब आपको इन्हीं चीज़ों में सीखना चाहिए संख्याएं। ए बी का मतलब क्या है, ए कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, ए कोई भी संख्या ले सकते हैं नेचुरल नंबर में से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक से स्टार्ट हो रही है, एक से लेकर के अनंत तक होगी, तो आप ए का मान कुछ भी ले सकते हैं। और एक दूसरी नेचुरल नंबर लेंगे बी, यानी बी का मान भी आप एक से लेकर के जीरो नहीं ले पाएंगे, नेगेटिव नहीं ले पाएंगे, नेचुरल नंबर चूँकि नेगेटिव नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ए का मान जो लेंगे बी का मान उससे कुछ अलग लेंगे। चलिए हम एग्जांपल समझने के लिए लेते हैं, इसको हमने 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। इसी तरीके से हम ए और बी दो नेचुरल नंबर ले रहे हैं और ये कह रहे हैं संबरक नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास दो नेचुरल नंबर हैं आपके पास, ठीक है, तो संबरक नियम जब लगाएंगे आप तो इनका जो योगफल होगा, योगफल देखिए क्या होगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी जो होगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। संबरक नियम ये कहता है, हमारा क्लोजर लॉ जो है ये कहता है, ये है हमारा योग का क्लोजर लॉ। मतलब ये देखिए इनके इन दोनों नंबर्स के ऊपर क्या लगाया गया है, योग वाला नियम लगाया तो गया है। तो योग के लिए है क्लोजर लॉ। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। बस यही इतना कहा जा रहा है कि यदि आप कोई दो नेचुरल नंबर लेते हैं, कोई भी दो नेचुरल नंबर, उनका योग जो लेंगे, ठीक है, जो उनका योग लेंगे, जो उनका योगफल आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा। या हम कहें उनका दोनों का गुणनफल जो होगा तो ये क्या होगा, ये भी एक नेचुरल नंबर होगा। देखो 4 3 12 हो गया, ये भी नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से यानी किन्हीं कहने का मतलब ये हुआ, अगर शब्दों में कहा जाए कि किन्हीं दो नेचुरल नंबर का योगफल भी एक नेचुरल नंबर होता है, यानी किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल एक प्राकृतिक संख्या होती है। अब शब्दों में ऐसे आ सकता है भाई, अभी अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि पहचानिए इन वाक्यों में से क्या वाक्य, कौन सा वाक्य सही है या गलत है, मतलब इनमें से कौन सा सही है। तो अगर कहा जाए कि भाई किन्हीं दो संख्याओं का योगफल जो है, किन्हीं दो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल भी एक प्राकृतिक संख्या होगा, तो देखिए हमने देखा ना क्लोजर लॉ से एकदम सही है कि भाई फिर हम कहें किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी एक प्राकृतिक संख्या होगा, तो वो भी सही निकल रहा है। तो हमने ये देखा इसमें, तो हमने जान लिया इसी को कहते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ मतलब आपके पास कोई भी दो नेचुरल नंबर है तो क्लोजर लॉ ये कहता है कि उनका योगफल भी एक नेचुरल नंबर होगा और उनका गुणनफल भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। ये है क्लोजर लॉ। अगला हम देखते हैं, अगला नियम कौन सा है। अगला नियम हमारा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को कहते हैं क्रम विनिमायक नियम। हिंदी में इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम कह लीजिए आप, विनिमायक नियम या विनिमय नियम कह लें। क्रम विनिमय, विनिमय मतलब होता है कि एक्सचेंज करना, समझिए विनिमय मतलब क्रम को बदल देना, ये समझिए क्रम को बदलने का, यानी वो उसका स्थान ले लेगा, वो उसका स्थान ले लेगा। जैसे हम कहें तो देखिए कैसे कैसे स्थान बदल सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि आप फिर से, यदि आपने दो नेचुरल नंबर लिया, दो नेचुरल नंबर, चलिए हम ए और बी लिया, ए और बी लिया हमने, दो नेचुरल नंबर हैं। यदि मैं इनका योग निकालूं तो जो योग आएगा, क्रम विनिमय ये कहता है कि भाई अगर आप इनका जो है क्रम बदल दीजिए, आप ए में बी को जोड़ रहे थे, बी में ए को जोड़िए, तब भी क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा। यानी किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर का योगफल बराबर होगा चाहे आप उनका क्रम बदल दीजिए, यानी पहले ए को रख रहे थे, पहले बी को रख लीजिए, फिर ये रख लीजिए ये। तो नेचुरल नंबर के ऊपर ये भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। ये योगफल के लिए है, गुणनफल के लिए ले सकते हैं आप। तो गुणनफल के लिए हो गया, देखिए बदल देंगे आप बी गुणे ए,
आपको इसी रूप में समझना है भाई। आप ये ले लीजिए, 2 ले लीजिए और ये 3 ले, ए को 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, चूँकि नेचुरल नंबर लेने हैं। क्या हो गया भाई, 5 आएगा। आप 3 में 2 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा। यहाँ देखिए 3 में 2 का गुणा करेंगे तब भी 6 आएगा, और 2 में 3 का गुणा करेंगे तब भी 6 आएगा। यानी गुणन के लिए और योग के लिए क्रम विनिमय नियम जो है वो लागू होता है नेचुरल नंबर पे, लेकिन क्या ये देखिए उसके लिए भी लागू होगा। अगर हम ये योग के लिए लिया, हमने देखिए योग के लिए लिया और गुणन के लिए लिया, लेकिन अगर मैं इसे योग, दो चीज़ें हमारे बची हैं अभी, चलिए हम ऋण के लिए ले लेते हैं। क्या हम इसे माइनस के लिए ले सकते हैं भाई? a माइनस बी ये बराबर नहीं होगा b माइनस ए के, ये बराबर नहीं होगा। तो देखो नियम, क्रम विनिमय नियम जो है माइनस के लिए नहीं लागू हो रहा है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे भाई, अगर हम 3 में 2 घटाएंगे, क्या आप कहेंगे कि भाई 2 में 3 घटाएंगे? क्रम बदल दिया हमने भाई, a को 3 माना, b को 2 माना, तो देखिए अब गलत है ना। तो माइनस के लिए क्रम विनिमय नहीं लागू होता है नेचुरल नंबर पर। ऐसे ही भाग भी नहीं लागू होगा भाई, 3 में 2 का भाग देंगे और 2 में आप 3 का भाग देंगे तो अलग अलग मान आएंगे। तो हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम जो है हमारा, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो नेचुरल नंबर पे किसके किसके लिए लागू होता है? एक तो योग के लिए और एक गुणन के लिए। तो ये क्या है, ये हमारा, अगर हम यहाँ पे इस क्लोजर लॉ कहते तो वो तो लागू होता। अच्छा, क्लोजर लॉ के लिए भी देख लें। चलो हम क्लोजर लॉ के लिए हम जब देखे थे तो हमने कहा था 2 नेचुरल नंबर है हमारे, तो उनके योगफल भी नेचुरल नंबर होंगे और उनके गुणनफल भी नेचुरल नंबर होंगे। यानी योग के लिए और गुणन के लिए लागू हो रहा था। अगर हम माइनस के लिए लागू करें, चलिए अच्छा माइनस के लिए देख लें, a में से b घटाएं तो क्या ये भी एक नेचुरल नंबर होगा हमारा? देख लेते हैं। अगर 3 में से हम 2 घटा लें तो 1 होगा, ठीक है। माइनस के लिए भी लागू होगा, यानी कि हमारा जो क्लोजर नियम है, यानी कि क्लोजर लॉ है, वो माइनस के लिए भी लागू हो सकता है, लेकिन भाग के लिए नहीं लागू होगा। देखिए 3 में एक नेचुरल नंबर है, 2 आप भाग देंगे, देखिए पूर्णांक संख्या नहीं आया, जबकि नेचुरल नंबर हमारा क्या है, पूर्णांक में है, एक एक के अंतर पे आता है, ये तो 1.5 आया। तो आप कह सकते हैं भाग के लिए नहीं लागू हुआ क्लोजर लॉ। ऐसे ही यहाँ पे भी भाग के लिए, यहाँ पे भी हम क्या कह रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ में ये हम कह रहे हैं कि अगर हमारे 2 नेचुरल नंबर हैं a और b, तो इनका योगफल, इनका क्रम बदल दूं तब भी इनका योगफल वही रहेगा, इनका क्रम बदल दूं तब भी इनका गुणनफल वही रहेगा। यानी प्लस के लिए, योग के लिए और गुणन के लिए क्या होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, क्या, नेचुरल नंबर्स। लेकिन ऋण के लिए और भाग के लिए ये नहीं लागू होंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या नियम है इससे संबंधित। अगला जो हमारा नियम है इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, अब ये तीन संख्याओं के लिए लागू होगा, यानी कोई हमें 3 नेचुरल नंबर लेना होगा। 3 नेचुरल नंबर लिया हमने ए बी सी, चलिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ए बी सी को। तो कम देखो साहचर्य नियम क्या बताता है कि देखिए अगर ये ब्रैकेट लग गया तो इसका मतलब पहले ए और बी को जोड़ेंगे आप, उसके बाद उसमें सी को जोड़ेंगे। ये कह रहा है पहले आप ए और बी को एक साथ जोड़ लीजिए, जो योग आएगा उसमें सी को जोड़ लीजिए, तो उतना ही मिलेगा यदि आप पहले बी और सी को जोड़ते, उसके बाद उसमें ए को जोड़ते, तब उतना ही रिजल्ट उतना ही मिलता। जैसे हम कह रहे हैं पहले ए और बी को जोड़ लीजिए, फिर उसमें जितना आएगा उसमें सी को जोड़िएगा। जैसे हम देख लें, अगर मैं इसे 3 मान लूँ, चूँकि हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर ले लें, ए बी सी नेचुरल नंबर है, 3 हमने ले लिया, इसमें 5 ले लिया, तो इनका योग करूँगा पहले, फिर इसमें हम 2 जोड़ देते हैं, 8 हो गया। देखिए ये पहले जोड़ा 8 हो गया, इनको पहले जोड़ना था, 8 हो गया, फिर यहाँ पे 2 जोड़ेंगे हम, तो देखिए 10 आया। अब यही कह रहे हैं कि अगर मैं इनका क्रम बदल दूँ, पहले ए को ना जोड़ कर, 3 को ना जोड़ करके पहले 5 और 2 को जोड़ लेता, 5 और 2 को, तो क्या होता, 7 होता, और ये 3 जोड़ करके 10 हो जाता। देखो तो देखिए योग के लिए ये भी लागू हो गया, योग के लिए ये लागू हो रहा है, ऐसे गुणनफल के लिए भी ये लागू हो जाएगा। देखिए या गुणनफल के लिए लागू हो जाएगा, वही मानाएगा। लेकिन जैसे ही आप घटाव वाला काम करेंगे, घटाने वाला काम करेंगे, तो ये लागू नहीं होगा। यानी योग के लिए और गुणन के लिए ही नेचुरल नंबर पर साहचर्य नियम लागू हो पाता है। चलिए हम माइनस के लिए कर लेते हैं। चलिए अगर ये सारे माइनस ले लेता हूँ मैं, ये अगर मैं इन दोनों में से ये घटाता, ठीक है, इन दोनों में से ये घटाता, उसके बाद में इधर क्या इसके बराबर आएगा ये चीज़ भाई? अगर ये बराबर आ जाए तो यहाँ पे भी साहचर्य नियम लागू हो रहा है, इसका मतलब है। चलिए देखते हैं, ए को हमने 3 ले लिया,
बी को 2 ले लिए और सी को हमने 1 ले लिया। चलो ठीक है, ये नेचुरल नंबर। देखिए पहले इसको हल करूँगा, 1 में से 1 घटेगा 0 हो गया, यहाँ तो 0 हो गया। देखिए अब वहाँ भी 0 होना चाहिए। पहले हम इसको 3 को ना हल करके 3 को इस रखेंगे, माइनस करेंगे। देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे, जब 2 में से आप 1 को घटाएंगे पहले तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में 1 घटाएंगे, देखिए कितना आ गया, यहाँ तो 2 आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि घटाव के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए साचर नियम नेचुरल नंबर पर नहीं लागू होता है। या ये हम कह लें कि नेचुरल नंबर जो है वो योग और गुणन के लिए साचर्य नियम का पालन करता है। तो एग्जाम में ये भी सवाल आ जाते हैं। देखिए 3 अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आ गया कि नेचुरल नंबर जो है वो हमारा क्लोजर लॉ मतलब गुणन के लिए और योग के लिए संवरक नियम का पालन करता है। तो हमने देखा अभी, हाँ बिल्कुल करता है। लेकिन अगर हम कह दें क्या, दूसरा स्टेटमेंट आ गया। दूसरा स्टेटमेंट हो गया कि नेचुरल नंबर जो है, हमारे नेचुरल नंबर जो हैं वो योग के लिए और गुणन के लिए साचर्य नियम का पालन करते हैं। बिल्कुल सही है। चौथा अगर हमारा सेंटेंस हो गया कि हमारा नेचुरल नंबर्स जो हैं, नेचुरल नंबर वो कम्यूटेटिव लॉ का पालन करते हैं योग के लिए और गुणन के लिए। अब यहीं पे एक स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट हो जाए कि हमारा जो ये नेचुरल नंबर है ये साचर्य नियम का पालन करता है, किसके लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए भी करता है, तो गलत हो जाएगा। तो ये एक स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई यहाँ पे हम आपको कुछ एग्जाम के क्वेश्चन भी दिखाएंगे अभी ये समझने के बाद, तब हम देखेंगे वहाँ पे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन है। एनटीपीसी में ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इस पर आधारित। चलिए अगला हम नियम का बात करते हैं। अगली नियम है क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ चलिए देखते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं। जैसे हम नेचुरल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि मतलब कि हम कोई भी नंबर लें उसमें आप किसी एक ऐसी संख्या को ढूंढ के लाइए जिससे आप गुणा करेंगे तो वो संख्या नहीं बदलेगी। जैसे हमने कहा 5 ले लिया हमने, एक नेचुरल कोई नेचुरल नंबर ही लूँगा ना, क्योंकि हम किसका पता करने वाले, नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पता करने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगी वो होगी कि 5 में मैं उसका गुणा करूं तो हमारा नेचुरल नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है, गुणा करना। आइडेंटिटी मतलब उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, यानी वो अपना रूप ना बदले, ऐसे समझ लीजिए आप कि मतलब उसमें गुणा तो कर रहे हैं किसी से गुणा कर रहे हैं लेकिन उसका रूप नहीं बदला, नेचुरल नंबर का रूप नहीं बदला। जैसे नेचुरल नंबर क्या है, 5 है, तो हमने देखिए 1 से गुणा किया 5 ही रह गया। 5 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हम किसी भी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ज्ञात करने चले हैं। तो हमने वो नंबर लिया, जैसे मान लीजिए 6 की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें चाहिए, तो हम एक ऐसा नंबर लाएंगे कि 6 में उसका गुणा तो करें लेकिन 6 बदले ना, 6 उतना ही रहे। तो देखिए 1 का गुणा करने पे ही क्या है, 6 का 6 रह गया। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसी संख्या होती है, एक ऐसा नंबर होता है जिससे उस संख्या में गुणा करने पे वो संख्या बदले ना, वही उतनी रहे। तो हम किसी भी नेचुरल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहेंगे, 1 होगी, ठीक है। किसी भी नेचुरल नंबर में आप 1 का गुणा करेंगे तो वो संख्या वही रह जाएगी, चेंज नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नेचुरल नंबर की क्या है, 1 होती है। चलिए अगला हम देखते हैं। अब ये तो हुई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम एक एडिटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं, एडिटिव ये क्या होता है, देखिए ऐड करना मतलब होता है जोड़ना। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो हो जाए कि मतलब किसी भी नंबर में आप कोई एक ऐसा नंबर जोड़िए कि वो नेचुरल नंबर चेंज ही ना हो, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो देखिए क्या है, हर जगह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ये हमारी 1 ही है। अगला हम देखते हैं, अगला क्या हमारा इंपॉर्टेंट है इसमें, कैंसिलेशन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर हम एग्जाम में इसको हम बढ़िया से समझ लिए, कैंसिलेशन लॉ को अगर आप बढ़िया से जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो समीकरण होते हैं उन्हें जल्दी से हल कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके क्या उपयोग है।
अब ये शब्द देखिए आपको ऐसे ही मिलेगा, ये शब्दों में मिलेगा ऐसे, मतलब सेंटेंस के फॉर्म में ऐसे मिलेगा। और ये आपको ऐसे अचर नंबर दिए रहेंगे कि A B C 3 हमारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो अब इनके लिए क्या है, अगर इसमें ये हो जाए, देखिए अगर इसमें ऐसा मिल जाए कि भाई एक तरफ 3 हुए, देखिए हमने क्या कहा, 3 नंबर है हमारे, 3 नेचुरल नंबर है हमारे। ए क्या क्या है, एक तो A है, एक B है और एक C है, ठीक है, ये है हमारे पास। यदि हम कह रहे हैं कि एक ब्रैकेट में इधर A और B जुड़ा रहे और दूसरी तरफ समीकरण में B और C जुड़ा रहे, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि आप इस B वाले को इस B से कैंसिल कर सकते हैं जब इनका चिन्ह समान रहे। तभी ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए हमने कहा था किसी भी संख्या का वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है कहाँ देखने जाते हैं, उसके ठीक पहले देखेंगे जो चिन्ह होगा। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो पॉजिटिव है। जैसे देखिए यहाँ पे भी बी पॉजिटिव था और यहाँ पे भी पॉजिटिव था, तो इसलिए आपने काट दिया। इसका मतलब इसका कुछ मतलब नहीं, आप बी से बी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ बी ये होता और यहाँ पे बी प्लस सी होता तब आप नहीं काट सकते थे। देखिए यहाँ बी क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तब नहीं, ये कैंसिलेशन लॉ तब नहीं लागू होगा। तो इसीलिए कैंसिलेशन लॉ को ध्यान में रखेंगे। आप प्लस वाले को भी कैसे हटा सकते हैं, ऐसे ही अगर यहाँ पे भी ये भी माइनस रहे तब हट गया, तब आप काट सकते हैं, तब ये काट सकते हैं आप। तो इस तरीके से देखेंगे कैंसिलेशन लॉ फॉलो होता है। देखिए इस तरीके से कैंसिलेशन लॉ आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करता है। तुमने ये देख लिया कि नेचुरल नंबर हमारा जो है कैंसिलेशन लॉ योग के लिए और गुणन के लिए फॉलो करता है, ठीक है, इस तरीके से। अब माइनस के लिए भी ये फॉलो कर सकता है भाई, A माइनस B हमने लिखा, ठीक है, और इधर हमने C माइनस B लिख दिया, तब भी आप इसे काट सकते हैं। बस दोनों के जिनको आप काटने वाले, दोनों तरफ कैंसिल करने वाले हैं, वो क्या होने चाहिए, समान चिन्ह में होने चाहिए। नहीं कि अगर प्लस में है तो दोनों तरफ प्लस में हो, अगर दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ माइनस में है तो माइनस में है। तो देखिए यहाँ पे ये भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, और दोनों देखो दोनों तरफ गुणे के रूप में लगे हुए हैं, आप काट सकते हैं ऐसे। तो क्या बचा, A और C बच गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि नेचुरल नंबर जो हमारा वो कैंसिलेशन लॉ को भी फॉलो करता है। चलिए अगला नियम हम देखते हैं अब नेचुरल नंबर से संबंधित। अगला नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम किस तरीके से लागू होता है, देखिए चलिए हम देखते हैं वितरण नियम कैसे लागू होता है। तो वितरण नियम में अगर कोई 3 हमारे नेचुरल नंबर है A B C, तो आप ये कह सकते हैं, देखिए ये देखिए वितरण नियम जो है हमारा, इसमें ध्यान रखेंगे कि वितरण नियम का हम बहुत उपयोग करते हैं। अगर कभी आपको एक संख्या ऐसी मिल जाए, अब देखिए इसके बाद ब्रैकेट सीधे लगा दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि A के बाद गुणा लगा हुआ है, गुणा हटा देने पर भी जैसे हम A और B लिखते हैं तो इनके बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है ऑलरेडी, यानी ये दोनों गुणे के रूप में हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो ऐसे ही अगर दो संख्या A के साथ आप गुणा करना चाहते हैं, ऐसी संख्याओं से ऐसी संख्या से गुणा करना चाहते हैं जो किसी के साथ जुड़ी हुई है, देखिए ऐसे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको एक बार A का B में भी गुणा करना पड़ेगा, फिर एक बार A का आपको C में भी गुणा करना पड़ेगा। ये समीकरण को हल करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अधिकतर विद्यार्थियों से गलती होती है, और गलती क्या करते हैं पता है, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, चलिए हम यहाँ देखते हैं क्या गलती होती है। गलती ये होती है कि अगर कभी आपको गुणा करने के लिए बोला गया, आपको एक संख्या ऐसी दी गई जिसके साथ कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है, एक संख्या ऐसी दी गई जिसके साथ में कोई और संख्या साथ में जुड़ी हुई है, C जुड़ा है ऐसे, और कहा गया इनका गुणा कर दो। तो अगर आपने गुणा लगाया, गुणे का चिन्ह किया, अगर गुणा किया तो देखिए केवल इन्हीं दोनों का गुणा हो जाएगा, और आप जबकि A का इससे भी गुणा होना था वो भूल जाएंगे। इसलिए कभी भी यदि आप गुणा करने वाले हैं जिसमें एक से अधिक पद हैं, ऐसी संख्या से गुणा करने वाले जिसमें एक से अधिक पद हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके पहले ब्रैकेट लगा लेंगे। इसे जिसमें एक से अधिक पद है उसके पहले ब्रैकेट लगा लीजिए, जिसमें एक पद है उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तब आपको समझ में आएगा कि एक बार इसका क्या होगा, इसका एक बार इससे गुणा होगा, यहाँ प्लस से जितने प्लस या माइनस से जितने पद अलग हो रहे हैं सब का बारी बारी से गुणा हो गया। देखिए यही हमारा किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
वितरण नियम। तो देखिए यहाँ देखिए वितरण नियम a का गुणा b से हुआ, ठीक है। और गुणा करते समय हम क्या करते हैं कि भाई पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर मैं a और b और c का गुणा कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं गुणा करने चल रहा हूँ a का b से, तो a के पहले देखेंगे कोई चिन्ह नहीं है तो a पॉजिटिव है। ऐसे b के पहले देखूंगा कोई चिन्ह नहीं है। गुणे वाला छोड़ दीजिए, गुणा तो करने चल रहे हैं हम, ये अलग ऑपरेट करने वाले हैं इसको, उसको देख लीजिए। इन दोनों का गुणा होने वाला है, इन दोनों के बीच देखो प्लस प्लस हमने कहा था, अगर समान चिन्ह हो तो समान चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस रहता है, तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। तो प्लस ना लगाएंगे तब भी प्लस में रहेगा, तो आपने सीधे लिख दिया कि ए गुणे बी लिख दिया। उसके बाद आपको एक चिन्ह लगाना होगा। अब चूंकि देखिए अब एक पद हो गया हमारा, तो अब ए का अब हम सी से गुणा करने वाले हैं, तो ए के पहले प्लस है, सी के पहले भी प्लस है। अगर गुणा करके जो लाएंगे गुणनफल वो भी प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा होगा, तो आप प्लस लगा लेंगे, ऐसे प्लस का गुणा लगा लेंगे, फिर उसके बाद इनका गुणा कर देंगे। तो ये है हमारा क्या, कोई भी तीन नेचुरल नंबर हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इस तरीके से लागू होता है। ये देखो योग के लिए भी लागू हो सकता है, माइनस के भी लागू हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के भी लागू हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पे कि ये आप नहीं लागू करेंगे भाई, अगर इसके बाद प्लस लगे, अगर हमने इसके बाद प्लस लगा दिया, उसके बाद ये बी गुणे सी करना है, देखिए हमने ये क्रम चेंज कर दिया, तो अब ये प्लस है, देखिए इन दोनों का गुणा हो गया और ये ए के साथ जुड़ रहे हैं ना कि गुणा हो रहे हैं, तब आप ऐसा नहीं करेंगे इस तरीके से। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना। कि भाई अगर इसके बाद प्लस लग गया तो आपको गुणा करने के लिए तो बोला ही नहीं जा रहा है, तो आप बी और सी से गुणा क्यों करेंगे। आप जिनके बीच गुणा करने के लिए बोला जा रहा है उनका गुणा कर लीजिए, उसके बाद इसको जोड़ दीजिए उसके साथ। यानी ये चीज़ इसे इतना नहीं लिख सकते आप, तो यहाँ ध्यान रखना है। अगला हम देखते हैं, तो हमने क्या देख लिया भाई, हमने देख लिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की जितनी प्रॉपर्टी है हमने देख लिया सब, कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है। 7 प्रॉपर्टी हमने देखी नेचुरल नंबर की, जिसमें बस हमने पहला देखा कि नेचुरल नंबर का एक पॉइंट की हमने बात की, जो इसकी प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं क्या, वो तो हर किसी प्रॉपर्टी का सक्सेसर जो होता है, सक्सेसर क्या होता है, किसी भी नेचुरल नंबर के ठीक बाद आने वाला जो नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, वो सक्सेसर कहलाता है। फिर हमने पढ़ा एक क्लोजर लॉ पढ़ा। क्लोजर लॉ में यदि अगर दो नेचुरल नंबर आपके पास हैं तो उनका योग भी, योगफल जो होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा एक, और उसका गुणनफल भी एक नेचुरल नंबर होगा। फिर कम्यूटेटिव लॉ हमने देखा, जिसमें हमने कहा कि योग के लिए और गुणन के लिए यदि आपके पास दो नेचुरल नंबर हैं, उनका गुणा करिए और उनका योग करिए तो वही रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि उनका आप क्रम भी बदल देते हैं तब भी, यानी आप ए और बी निकालते हैं, इनका योग निकालते हैं, तो इनका क्रम बदल के निकालेंगे तो वही मिलेगा। तो ये हमने दूसरा पढ़ा कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा हमने पढ़ा एसोसिएटिव लॉ, जहाँ पर हमने कहा कि यदि पहले दो नंबरों को जोड़ लेते हैं फिर तीसरे नंबर को जोड़ते हैं तो वही रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि आप दूसरे और तीसरे नंबर को जोड़ लें पहले, उसके बाद पहले नंबर को उसके साथ जोड़ें, तो ऐसे ही गुणा करने के लिए यदि आप पहले और दूसरे नंबर को गुणा करके उसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे तीसरे नंबर गुणा करते हैं तो वही रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि आप दूसरे और तीसरे नंबर को पहले गुणा कर लेते हैं, बाद में तीसरे नंबर से गुणा करते हैं, तो ये हमारा है एसोसिएटिव लॉ, जिसे हम कहते हैं साहचर्य नियम। उसके बाद फिर हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती किसी भी नेचुरल नंबर की। उसके बाद हमने देखा कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ जो है, जिसमें हमने कहा कि यदि आप एक समीकरण बना रहे हैं, समीकरण के दोनों तरफ एक ही संख्या है, तो यदि वो उसके सामने समान चिन्ह है, यानी वो प्लस में है दोनों तरफ, तो आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर वो दोनों तरफ माइनस में है तो आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, गुणे में है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, भाग में है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। यानी जो नंबर दोनों तरफ है, जो संख्या दोनों तरफ है, वो उनका चिन्ह समान होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव होनी चाहिए। फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप किसी एक ऐसा संख्या जिसमें एक पद है और किसी ऐसी संख्या जिसमें दो पद है, और दो पद है, उनका गुणा करते हैं, तो जो एक पद है उसका गुणा बारी बारी से, जो दो पदों वाली संख्या है उसमें बारी बारी से हर पद में उसका गुणा होता है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। तो ये ध्यान देंगे। अब हम देखते हैं कि यही हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं उनको हम कुछ नंबरों में बांट लेते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट हुई थी, ये 1 से स्टार्ट हुई थी और ये कहाँ थी, अनंत तक जा रही थी।
हम कहें अनंत तक जा रही थी, ठीक है ना। अब इन्हीं में से हम कुछ संख्याओं को बांट देते हैं। अच्छा चलिए यहीं पे हम एक चीज़ और जोड़ लेते हैं। यदि आप प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ लेते हैं तो इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, ठीक है। इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या इंग्लिश कहते हैं होल नंबर। यानी 0 और मिला लीजिए प्राकृतिक संख्या में तो हो जाएगी पूर्ण संख्या, यानी इसे हम कहेंगे क्या? होल नंबर या पूर्ण संख्या। अब हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। चलिए ठीक है, अब नेचुरल नंबर पे आ जाते हैं। तो ये नेचुरल नंबर 1 से 2 से 3 से स्टार्ट होते होते अनंत तक जाएगी। अब देखिए ये इतना अधिक नंबर हो गया, इसको आसान बनाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि भाई आधा नंबर अलग कर लेते हैं, आधा नंबर अलग कर लेते हैं। तो आधा नंबर अलग करने के लिए हम क्या व्यवस्था लाएंगे कि भाई कैसे आधा नंबर कैसे अलग करूँ? हर दूसरा नंबर अलग कर लेना चाहता हूँ इसको। तो अगर हर दूसरा नंबर अलग करना चाहते हैं, देखिए तो पहला नंबर हमने छोड़ दिया, दूसरा नंबर ले लिया, फिर तीसरा छोड़ दिया, फिर चौथा ले लिया। तो एक तो हो गया 1, 3, 5, 7 ऐसे एक ग्रुप हो गया। एक नंबर हो गया 2, 4, 6, मतलब 2 भागों में बांट लिया इसे। ये तो ये जो ग्रुप निकल रहा है 2, 4, 6, 8, 10 का, ये क्या है? हर दूसरा नंबर है। पहला नंबर तो ये हर पहला नंबर, यानी पहले नंबर से अगर मैं पहला नंबर लेना स्टार्ट करूँ, उसके बाद एक नंबर छोड़ करके नंबर लेना शुरू करूँ, तो ये जो संख्या निकल के आएगी इसे हम कहते हैं, ये ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से नहीं बटेंगी, और ये ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से बटेंगी। तो एक ग्रुप ऐसा निकल के आया जो 2 से बटने वाला ग्रुप है, सारी संख्या उसमें 2 से बटेंगी, या हम कह लें 2 की मल्टीपल होंगी। मल्टीपल मतलब 2 की गुणज होंगी, 2 में गुणा करते जाइए तो आपको वो संख्या मिलती जाएंगी। और एक ऐसी होगी जो तो 2 से नहीं बटेगी। तो इस पर जो 2 से बटने वाली संख्याएं हैं उनको हम कहते हैं क्या? उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। समूह संख्या नहीं, हम कहेंगे सम संख्या। क्या? सम संख्या। ये हो जाएगी हमारी सम संख्या। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होती है? इवन नंबर ऐसी संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। तो अगर हम बात करें पहली जो हमारी इवन नंबर है वो क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी जो हमारी सम संख्या होगी वो 2 होगी, फिर 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। हाँ, इसका देखिए यनवा पद क्या है। आप देखिए सभी में अगर आप यन वाले पद पे जाएं, जैसे आप यनवा पद हमें जरूर ध्यान रखना है। 1, 2, 3, 4 ऐसे हम पढ़ रहे हैं। देखिए हम कह रहे हैं 10वां पद बताओ, 10वां पद क्या होगा? इसमें 10 होगा। हम कहें 20वां पद बताओ, 20 ही होगा। तो ऐसे हम कहें यनवा पद बताओ तो इसका यनवा पद यन होगा। ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में यदि मैं यनवा पद का मान कहूँ तो यन ही होगा। लेकिन अब देखिए अगर मैं कहूँ कि भाई सम संख्या में यनवा पद बताओ, यनवें स्थान पे जो संख्या है वो बताओ। जैसे मैं कहूँ कि जो सम संख्या है उसमें चौथे स्थान पे जो संख्या है वो बताओ। तो चौथे स्थान पे देखो क्या है? 8 है ना। तो 8 में आपके ने क्या चौथा स्थान था, 4 रख लिया और उसमें 2 का गुणा किया, तो देखिए ये मिल गया। अगर मैं कहूँ 5वें स्थान पे कौन सी संख्या है, तो 5वें स्थान पे 10 है। लेकिन आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की मल्टीपल है, 5वें स्थान पे ज्ञात करने चलते ही है। तो देखिए यहाँ चौथे स्थान वाली संख्या ज्ञात कर रहे थे, 2 गुणे के रूप में थी। 5वें स्थान की संख्या ज्ञात कर रहे थे सम संख्याओं में, 2 गुणे के रूप में थी। ऐसे यनवें स्थान का ज्ञात करूँगा, जैसे 5वें स्थान का ज्ञात किया है, ऐसे यनवें स्थान की संख्या ज्ञात करूँगी, यानी यनवें स्थान पे क्या है तो यन रहेगा और उसमें 2 का गुणा रहेगा। तो सम संख्याओं का जो यनवा पद होता है वो किससे दर्शाया जाता है? 2n से। यानी सम संख्याओं में जो यनवा पद होगा उसे आप क्या करेंगे? 2n कहेंगे। यानी यनवें स्थान पे जो संख्या आएगी वो 2n होगी, यानी n में 2 का गुणा करके आप निकाल लेंगे। तो सम संख्या की कभी कभी ये पूछ भी लिया जाता है भाई कि सम संख्याओं का यनवा पद, सम संख्याओं का यनवा पद क्या होगा? 2n होगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। कैसे निकाला हमने? देखिए ये हर जगह एग्जाम्पल ले रहे हैं ना कि भाई अगर मैं कहूँ छठे स्थान पे कौन सी संख्या होगी, तो 2 गुणे 6 कर लीजिए, देखिए 12 होगी। सम संख्याओं में देख रहे हैं हम, देखिए 1, 2, 3, 4, इसके बाद 10 होगी, फिर 12 होगी। तो छठवें स्थान क्या है? ये है सम संख्याओं में। तो कैसे निकाल रहे हैं हम? 6 में 2 का गुणा कर दे रहे हैं। ऐसे यनवें स्थान पे n में 2 का गुणा कर देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई अगर विषम संख्या की बात कर लें हम, विषम संख्या को इंग्लिश कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसा नंबर है जो 2 से विभाजित नहीं होता है, तो इसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या देखिए क्या है? विषम संख्या आपकी है 1, 3, 5, 7, इससे आप स्टार्ट कर रहे हैं। यदि मैं यनवें स्थान पे चला जाता हूँ, देखो यदि ये मैं यनवें स्थान पे जाता हूँ तो देखो जैसे मैं मान लीजिए तीसरे स्थान निकालने चल रहा हूँ। तीसरे स्थान पे निकालूँ, तीसरे स्थान क्या है? 5 है। देखिए क्या है? तीसरे स्थान पे 5 संख्या क्या है? 5। तो अगर मैं इसे देखूँ तो तीसरा स्थान 5 आइए, 3 में यदि मैं 2 का गुणा कर दूँ
3 का दुगना निकाल लो। उसके बाद देखिए ज़्यादा हो गया, हम क्या करें, हम कैसे, देखिए इसके लिए n वां पद कैसे हम पता कर रहे हैं। हमने कहा तीसरे स्थान की संख्या बताओ, तीसरे स्थान 5 है। 5 को हम कैसे ले सकते हैं, 2 में, जैसे ही चूँकि हमें तीसरे स्थान भाई 2 हम किस ले रहे हैं कि 2 से बटने वाले के आधार पर ले रहे हैं, ये 2 से बढ़ती नहीं है। तो 2 से अगर मैं 5 के करीब पहुंचना चाहूँगा तो 2 तरीके हमारे पास, या तो 2 में तीसरे स्थान की संख्या निकालनी है मुझे, 3 से गुणा किया हमने, ज़्यादा पहुँच गए, देखो हमें 5 तक पहुँचना था, 6 पहुँच गए, 1 घटा दिए, देखो ये हो गया हमारा। हमने तुमसे कहा तीसरे स्थान पे विषम संख्याओं में तीसरे स्थान पे कौन सी संख्या है, वो संख्या निकाल के दे दीजिए। तो आपने क्या किया, 2 में 3 का गुणा किया, लेकिन आप ज़्यादा निकल गए, 1 ज़्यादा निकल गया, आपने घटाया। मैंने कहा चलो चौथे स्थान पर जो है उसे निकाल दे दो। फिर आपने 2 में 4 का गुणा किया, जो चौथे स्थान का मांगा था हमने, फिर आपने 1 घटा दिया, देखिए आ गया 7, वो 7 होता है। फिर हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, 5वें स्थान पर जो होगी वो संख्या बता दो। तो 2 में आपने 5 का गुणा किया तो आगे आप कितना 10 पे, लेकिन वो पाँचवीं जो संख्या होगी वो होगी 9, 1 घटाने पे मिली। तो इस तरीके से देखिए क्या, हम जिस स्थान की संख्या मांग रहे हैं आप 2 का उसमें गुणा कर रहे हैं। तीसरे स्थान की मांगी 3 में आपने 2 का गुणा किया, चौथे स्थान की संख्या मांगी 4 में आपने 2 का गुणा किया, 5वें स्थान की मांगी 5 में आपने 2 का गुणा किया और 1 घटाया। तो हम n वें स्थान की मान रहे हैं तो n रखेंगे, n में 2 का गुणा करेंगे और 1 घटाएंगे इसमें, तो हमारे n वें स्थान पर जो संख्या आएगी वो मिल जाएगी। तो देखिए क्या मिले, 2n-1। एक तो ये तरीका रहा हमारा मिल जाने की। एक हमने लिखा है कि भाई n वें स्थान पे जो होगा, n वें स्थान की जो संख्या होगी वो होगी हमारी क्या, 2n-1। एग्जैक्टली अगर आपको 1 से लेके चलना है, अगर 1 से आप काउंटिंग करते हैं 2n-1 हो जाएगी। लेकिन 2n+1 वाली भी होती है, 2n+1 वाली कब मिलेगी, देखिए चलिए 2n+1 आपको तब मिलेगी जब आप संख्या कहाँ चलते हैं, जब आप 3 से गिनती शुरू करते हैं। पहली संख्या यदि आप 1 मानना चाहते हैं, विषम संख्याओं में यदि आपने पहली संख्या 1 मान ली है, ठीक है ना, क्योंकि 1 होती ही है। अगर आपने 1 से कहा तो आप इसका n वां पद क्या पाएंगे, इसका n वां पद पाएंगे 2n-1, ठीक। लेकिन आपने संख्या की गिनती 3 से शुरू की, 3, 5, 7, तब इस वाली जो ये वाली ये भी विषम संख्याएं ही है, लेकिन शुरुआत में 1 छोटी है बस केवल। 3 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो n वें पद पे पाएंगे 2n+1 पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, यानी अगर n वां पद कह दिया, विषम संख्याओं का n वां पद कह दिया कि 2n+1 है, तब इसका मतलब विषम संख्या हमारी 3 से स्टार्ट हो रही है। चलिए देख लेते हैं। इसको देखने के लिए आप देखिए दूसरे स्थान पर, अगर मुझे दूसरे स्थान वाली संख्या पता करनी है तो देखिए दूसरे स्थान 5 है, तो हमने कहा दूसरे स्थान पे, तो दूसरे स्थान में 2 का गुणा किया, 1 जोड़ा तब मिला। देखो हमने तीसरे स्थान पे कहा तो तीसरा स्थान का मांग रहा हूँ, 3 में आप 2 का गुणा कीजिए, 6 पहुँच गए, 1 जोड़ेंगे तभी 7 पे आ जाएंगे, देखिए तीसरे स्थान पे। तो इस तरीके से हम n वें स्थान का मांग रहे हैं, तो 2 में आप क्या करेंगे, 2 में आप n का गुणा करेंगे, n का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तभी मिलेगा। तो इस तरीके से होगा। तो समझ में आया, अगर आपको ये समझ में आ गया कि भाई कि n वां पद के लिए 2 फार्मूले हैं विषम संख्या के लिए, n वां पद के लिए विषम संख्या के लिए 2 फार्मूले हैं। ये फार्मूला तब लागू होता है, ये वाला फार्मूला कब लागू होगा, ये वाला जब संख्या को आप 1 से मानते हैं, 1 से, ओरिजिनल रूप में यही है इसका, n वां पद यही है। लेकिन अगर आप संख्या 3 से स्टार्ट मानते हैं, 3, 5, 7, तो ये n वां पद 2n+1 हो जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखेंगे आप। तो हमने देख लिया भाई n वां पद भी हम साथ में देखते चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए हम और बात करते हैं आगे, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है पहला कि यदि आप एक इवन नंबर में यानी एक सम संख्या में एक और कोई ये सम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया, 4 एक सम संख्या है, 8 एक सम संख्या है। आपने इन दोनों को जोड़ा तो आपको एक सम संख्या ही मिली। देखिए सम संख्याएं कैसी संख्या होती हैं, जो 2 से बढ़ती हैं, 2 का मल्टीपल होती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अच्छा चलिए ये तो हो गई किन्हीं हमने 2 सम संख्याओं को जोड़ा, फिर आप 3 सम संख्याओं को जोड़ लीजिए। 3 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी आपको क्या मिलेगी, सम संख्या ही मिलेगी। 4 सम संख्याओं को जोड़ लिए, फिर से आपको सम संख्या ही मिलेगी। यानी आप कितनी भी सम संख्याओं को जोड़ें, अभी आप क्या कर रहे हैं, सम संख्याएं ही आपस में जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, एक स्टेटमेंट हमारा निकल के आया कि सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होती है।
आजकल एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको आपको ध्यान से देखना है। यानी सम संख्याओं का जो योग होता है वो सम संख्या प्राप्त होती है हमें। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला देखिए इवन से, मतलब अगर आप सम संख्याओं में से सम संख्या को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक सम संख्या मिलेगी। आप कहीं पे भी घटा के देख लीजिए, किसी भी सम संख्या में से अगर आप सम संख्या घटाते हैं तो आपको एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। फिर हम आते हैं, अगर सम संख्या में सम संख्या का आप गुणा करते हैं तब भी आपको सम संख्या मिलेगी। अगर आप सम संख्या में सम संख्या का भाग करते हैं, ये बात का ध्यान रखना है आपको, अगर आप सम संख्या में सम संख्या का भाग करते हैं तो आपको सम संख्या भी मिल सकती है और विषम संख्या भी मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, एक सम संख्या हमारी 6 और दूसरी सम संख्या हमारी 3। 6 में हमने 2 से भाग किया तो हमें 3 मिला, देखिए, जो कि क्या है, एक ऑड संख्या, विषम संख्या है। और एक एग्जाम्पल हमने और लिया है कि एक सम संख्या है 8, उसमें दूसरी सम संख्या 4 से विभाजित किया जा रहा है उसे, तो सम संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो हमने क्या जाना, सम संख्या का योग एक सम संख्या होता है, सम संख्याओं का जो अंतर होता है वो भी एक सम संख्या होता है, सम संख्याओं का गुणनफल भी एक सम संख्या होती है। लेकिन सम संख्या में सम संख्या से भाग देने पर हमेशा सम संख्या नहीं प्राप्त होती है, हमें सम संख्या भी मिल सकती है और विषम संख्या भी मिल सकती है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब ऑड नंबर का देखते हैं। ऑड नंबर में यदि आप विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो हमेशा आपको एक क्या मिलेगी, एक सम संख्या मिलेगी। चलिए हमने क्या कहा, एक विषम संख्या में आप एक विषम संख्या जोड़ते हैं तो आपको सम संख्या मिल गई, ठीक। यानी किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग एक क्या होगा, एक सम संख्या होगी। जैसे 3 में आपने 5 जोड़ा 8 मिल गया, लेकिन 8 में आप 5 जोड़ दीजिए, फिर 1 जोड़ दीजिए 5, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया एक विषम संख्या। ध्यान से समझेंगे आप यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप किन्हीं दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं, दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, ऑड नंबर को जोड़ते हैं, तो आपको हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। लेकिन आप किन्हीं 3 विषम संख्याओं को अगर जोड़ लें तो फिर आपको विषम संख्या ही मिलेगी। 3 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, विषम संख्या। जैसे हम देखिए 3 में हमने 5 जोड़ा तो हमें 8 मिला, ठीक। 2 विषम संख्या जोड़ी हमने, यदि हमने 3 में 5 के साथ में एक और विषम संख्या लगा 3 जोड़ी होती तो 8 3 11 मिलता, देखिए विषम संख्या मिली। तो आपने क्या देखा कि यदि आप 2 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम संख्या मिलती है, लेकिन 3 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको विषम संख्या ही मिलेगी। अगर आपने 4 जोड़ा, चलिए 3 में हमने 5 जोड़ा, 5 में 3 जोड़ा, 5 में फिर हमने मान लीजिए फिर हमने जोड़ दिए 7, तो देखिए अब आपको मिल जाएगा 18 मिल जाएगा, फिर सम संख्या मिल गई। इसका मतलब यदि आप विषम संख्याओं को जो जोड़ रहे हैं वो क्या है, वो अगर उनकी संख्या सम है, जैसे सम संख्या दो विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, 4 विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो आपको हमेशा सम संख्या मिलेगी। लेकिन आपने अगर एक सम संख्या में, मतलब विषम मात्रा में संख्याओं को जोड़ लिया, विषम संख्याओं को, इन 3 विषम संख्याएं जोड़ ली, 5 जोड़ ली, 7 जोड़ ली विषम संख्याएं, तो आपको हमेशा विषम संख्या ही मिलेगी। ये मिला हमें। चलिए हम बात करते हैं, हमने ये बात किया, क्या किया, देखिए हमने क्या बात किया कि अगर आपने एक विषम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ ली तो आपको सम मिल जाएगी। ये दोनों क्या देंगे, एक सम संख्या देंगे, ठीक। 8 दिया इन्होंने। अब ये दोनों मिलकर के एक सम संख्या हो जाएंगी, ठीक है। और हम जानते हैं किसी भी सम संख्या में यदि मैं सम संख्या जोड़ूं तो क्या मिलेगा हमें, सम संख्या। तो देखिए 8 में 4 जोड़ने के 12 मिलेगा। तो इसका मतलब आप ये ध्यान देंगे, अगर आपने 2 विषम संख्याएं ली, उनका योग आपको सम संख्या मिलेगा। उसमें अब आप अगर एक सम संख्या जोड़ते हैं तो आपको सम ही मिलना है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सम में अगर कितनी भी सम संख्याएं जोड़ूं, सम में सम ही जोड़ता जा रहा हूँ, ठीक है, तो हमें हमेशा सम संख्या मिलेगी। लेकिन विषम वाले में हमने क्या जाना, विषम वाले में किन्हीं, अगर मैं विषम संख्याओं की संख्या हमारी एक सम संख्या, यानी 2 विषम संख्याएं जोड़ूं, 4 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ूं, 6 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ूं, तो हमेशा क्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगी। उसके बाद अब सम संख्या मिलने के बाद फिर आप सम संख्या जोड़ लीजिए उसमें, तो सम संख्या ही मिलेगी। अगला देखते हैं हम। अगला विषम संख्या में क्या कर रहा है, विषम संख्या में यदि आप विषम संख्या घटाते हैं तो भी आपको एक सम संख्या मिलेगी, तो ये भी लागू हो रहा है, ठीक है। विषम में विषम घटाएंगे, लेकिन आप अगर एक विषम संख्या में विषम संख्या गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा विषम संख्या मिलेगी।
यानी चाहे आप 2 विषम संख्याओं का गुणा कर लीजिए, 4 विषम संख्याओं का गुणा कर लीजिए, हमेशा आपको एक विषम संख्या मिलेगी, क्योंकि सम संख्या आने के लिए 2 का गुणा होना अनिवार्य है, और जिसमें 2 रहेगा वो रहेगी एक सम संख्या। तो यानी हमारे पास यदि एक विषम संख्या है उसे हमें सम संख्या बनानी है गुणा करके, तो जब तक उसमें एक सम संख्या से गुणा नहीं होगा तब तक वो सम संख्या नहीं बन सकती। यानी विषम संख्या आपस में गुणा होंगी तो विषम संख्या ही मिलेगी। जैसे 3 में 5 का गुणा कर देख लीजिए, 3 में 5 ही नहीं, आप कुछ देख ले, 3 में आप जो है 7 का गुणा कर देख लिए, विषम संख्या मिलेगी। तो विषम संख्याओं में जो गुणा करेंगे तो आपको विषम संख्या ही मिलेगी। अगर आप विषम संख्या का भाग करेंगे तो विषम संख्या मिलेगी। तो देखिए हमने क्या देखा भाई कि अगर विषम में विषम जोड़ रहे हैं तो सम मिल रहा है, विषम में विषम घटा रहे हैं तो सम मिल रहा है, लेकिन विषम में विषम का गुणा कर रहे हैं तो विषम संख्या मिल रही है, और विषम में अगर विषम का भाग कर रहे हैं तो विषम संख्या मिल रही है। जबकि सम में 3 जगह से हो रहा था, सम में सम जोड़े सम मिले, सम में सम घटाएं तो सम मिल रहा था, सम में सम का गुणा करें तो सम मिल रहा था। लेकिन सम में जब सम का भाग कर रहे थे, सम संख्या से भाग कर रहे थे, तब हमें सम और विषम दोनों मिलने की संभावना थी। लेकिन यहाँ पे अलग है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये आगे क्या हमने कहा कि अगर आप एक विषम को जोड़ लीजिए सम के साथ में, तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको विषम संख्या मिलेगी। सम में विषम को जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने क्या कहा, सम में सम जोड़ेंगे तो आपको मिलेगी हमेशा सम में सम मिलेगी, लेकिन सम और विषम को जोड़ रहे हैं आप। अब सम और विषम को हमने जोड़ा तो क्या मिला हमें, विषम संख्या। ऐसे ही देखिए आप अगर विषम को पहले कर लें, अगर आप सम में से विषम को घटाएंगे तब भी विषम संख्या मिलेगी। ऐसे सम में विषम का गुणा करेंगे, अब देखिए सम संख्या मिल जाएगी। क्योंकि हमने कहा ना कि अगर आप जब तक 2 से कटने वाले कोई सम संख्या ले आएंगे, उससे गुणा करेंगे तो सम संख्या में से मिल जाया करेंगे। लेकिन आप अगर एक सम संख्या में विषम संख्या का भाग देते हैं तो आपको हमेशा एक सम संख्या ही मिलेगी। देखिए क्या है यहाँ पे, ये आपने भाग दिया, भाग देने का मतलब करें पूर्णांक रूप में उसका भागफल पूर्णांक आए तभी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यानी पूरी बढ़ जाने वाले नंबर को लेंगे आप। अब अगर आप ऑड में मतलब विषम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं, विषम संख्या ही मिलेगी, क्रम बदल दिया गया। देखो अब क्या है, आप ऑड संख्या में, अभी तक हम इवन में से ऑड घटा रहे थे, पीछे हम क्या कर रहे थे, इवन में से ऑड घटा रहे थे, यानी सम संख्या में से विषम संख्या घटा रहे थे। जब सम संख्या में से जब हम विषम घटा रहे थे तो हम क्या मिल रहे थे, सम संख्या में से जब हम विषम घटाए थे तो हमें मिले था विषम संख्या। अब यहाँ विषम संख्या में से हम विषम संख्या में से यदि सम संख्या घटाएं तो हमें ऑड नंबर मिलेगा। ऐसे ही हमें अगर विषम संख्या में सम संख्या गुणा करेंगे सम संख्या मिलेगी, विषम संख्या में सम संख्या का भाग देंगे तो कभी नहीं बटेगा, यानी पूर्णांक मान आएगा ही। तो अब यहाँ सम विषम का मतलब ही नहीं होता, यानी विषम संख्या में यदि आप सम संख्या से भाग देंगे तो पूरा नहीं बटेगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पे कि सम संख्या में यदि आप जो है सम संख्या की घात बना दीजिए, किसको घात बना दीजिए, या तो सम संख्या को बना लीजिए विषम संख्या को। घात बनाने का मतलब ये हमारी एक सम संख्या है, तो आपने जो घात लगाई वो एक विषम संख्या है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। देखिए सम संख्या ही आपने घात जो लगाई वो सम संख्या लगाई, देखिए ये सम संख्या है तो आपको क्या मिला 4। तो यानी चाहे एक सम संख्या है उसकी घात चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, सम संख्या का। अब देख लेते हैं अगर ये विषम संख्या, अगर एक विषम संख्या आपके पास, अगर आपके पास विषम संख्या 3 है, 3 का आपने सम संख्या घात लगा दी तो आपको मिलेगा विषम संख्या। लेकिन अगर आप 3 की आपने 3 का आपने ये लगा दिया तो आपको विषम संख्या मिलेगी। 3 की आपने 3 घात लगा दी तब भी 27, तब भी देखिए विषम संख्या। इसका मतलब अगर विषम संख्या आधार में विषम संख्या है, आपने उसकी घात चाहे सम लगाई चाहे विषम, हमेशा विषम संख्या मिलने वाली है। तो इन सभी नियमों को ध्यान रखेंगे, इन पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, जो कि हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी हैं तो आप ये देख लेंगे, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर एग्जाम में आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। हम ये सब नंबर पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न हम देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं।